नमस्कार दर्शकों, एक कदम स्वास्थ्य की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने समझा सीबीसी को। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे यूरिन की जांच को कैसे समझा जाए, कैसे इस रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए। उसमें आपकी जो मदद करेंगे हमारे जांचों के विशेषज्ञ विपिन बरियार जी। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे शो में। तो विपिन जी, आप हमें यूरिन जांच को कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दीजिए। धन्यवाद अरविंद जी, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। यूरिन की जो जांच होती है उसका संबंध यूरिनरी ट्रैक्ट से होता है जी। उसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जांचों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, एक होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और एक होता है यूरिन साइटोलॉजी। तो जो कल्चर और सेंसिटिविटी होता है, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी, वो जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अगर उस पर कोई दवाई असर नहीं कर पा रही है तो उसको देखने के लिए कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए सेंसिटिव है या नहीं, ये देखने के लिए माइक्रोबायोलॉजी में उसकी जाँच की जा सकती है। दूसरा होता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। ये पैथोलॉजी के अंतर्गत जा जाती है, जो कि हम जनरली यूरिन की जांच कराते हैं, तो उसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की ही जांच होती है जनरली वो। तो इसमें हम यूरिन का सैंपल लेके उसमें देखते हैं कि उसमें किसी तरह की इन्फेक्शन की सेल्स तो नहीं है या उसमें कोई एपिथेलियल सेल्स तो नहीं है। और भी भिन्न प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं उसमें, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 चीज़ें उसमें देखी जाती है माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, वो होती है पस सेल्स और एपिथेलियल सेल। पस सेल की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 0 to 5 रहती है। अगर उससे ज़्यादा पस सेल है तो उससे पता चलता है कि कौन से टाइप की पस सेल है, तो कितने प्रोपोर्शन में पस सेल्स बड़ी है, उसके हिसाब से आप इन्फेक्शन के लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि 10 है या 20 है। जितनी ज़्यादा पस सेल मिलेगी उतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन मौजूद है। उसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सैंपल कब लिया गया है, कौन से समय पे लिया गया है, उसका भी असर पड़ता है। आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले लिया गया या बाद में लिया गया, उसका भी असर पड़ता है। जनरली जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है वो फीमेल्स में और बच्चों में, उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है, तो एज का और जेंडर का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो सेल है वो है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल भिन्न प्रकार की मिल सकती है यूरिन में। अगर हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में भिन्न प्रकार के एपिथेलियल सेल्स दिख सकती है, जैसे स्क्वैमस सेल है, ट्रांजिशनल सेल है या ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। तो उनके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि ये सेल्स कहाँ से आई है या कौन सी जगह पे समस्या हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में। तीसरी तरीके की जो जांच होती है वो होती है यूरिन साइटोलॉजी, जो कि पैथोलॉजी का ही एक पार्ट है। साइटोलॉजी में, जैसा कि नाम से विदित है, उसमें सेल का अध्ययन किया जाता है कि जो सेल्स है यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से स्लाइड बनाकर सेल्स का अध्ययन किया जाता है। उसमें हम अगर कोई मेलिग्नेंसी या कोई कैंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसके बारे में भी हम साइटोलॉजी में पता कर सकते हैं। इसमें जो भिन्न प्रकार की सेल मैंने अभी आपको बताई वो अलग अलग जगह से आती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की सेल्स आती है, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कैंसर अगर उसमें हो तो उसका एक संभावना हम यूरिन साइटोलॉजी के थ्रू जता सकते हैं। तो यूरिन की जो जांचें होती हैं तो अलग अलग बीमारियों के लिए भी यूरिन की जांचें कराई जाती हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? जी, देखिए, अगर आपको बुखार आया है, उसके लिए आप अगर डॉक्टर के पास गए हो, तो जैसे एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर पेशाब के रास्ते में कहीं इन्फेक्शन होगा तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है एक बुखार, ठंड देके जो बुखार आना बोलते हैं, फीवर विद चिल्स एंड राइटर। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर वो डॉक्टर को ये संभावना लगती है कि इनको हो सकता है, तो उस केस में वो पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको देखने के लिए यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी की जांच करवाते हैं। तो उससे हम इन्फेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं कि मरीज़ के बुखार का कारण पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पता लगाने के ये कारण हो सकता है जी। तो उसमें पैरामीटर्स दिए रहते हैं कि जैसे हमारे दर्शक उसको पढ़ना चाहें तो किस पैरामीटर्स तो दिए होते हैं। जी, तो उसमें जैसे आपने पहले बताया था कि इस प्लेटलेट्स को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने से होती हैं, पिछले एपिसोड में जो आपने बताया। जी। तो इसमें
भी कुछ ऐसा पैरामीटर्स होता है कि इससे कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं या आसपास होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होती है? जी जी, जैसा किस तरीके से मरीज समझे उसको? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो रेंज रहती है पस सेल की 0 to 5, कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पेशाब की जांच में पता चला कि उसमें 2 पस सेल है, किसी के जांच में पता चला 4 पस सेल है, तो दोनों ही नॉर्मल है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस लेबोरेटरी की रेफरेंस रेंज है 0 to 5, तो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसमें समस्या है। फिर अलग अलग लेबोरेटरी में अगर मान लीजिए आप सेंट्रीफ्यूज करके सैंपल बनाते हैं तो उसमें अलग वैल्यू रहेगी रेफरेंस रेंज। अगर विदाउट सेंट्रीफ्यूज किए आप सैंपल बनाते हो, स्लाइड बनाते हो, तो उसमें अलग रहेगी रेंज। तो जो रेफरेंस रेंज दी होती है रिपोर्ट के अंदर ही कि पस सेल के सामने एक आपकी वैल्यू लिखी रहेगी कि कितनी पस सेल आई है और एक रेफरेंस रेंज रहेगी, तो उस रेंज से अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन मौजूद है। अच्छा जी। तो और किन किन बीमारियों के लिए यूरिन की जांच कराई जाती है? यही जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई है, कल्चर सेंसिटिविटी, रूटीन माइक्रोस्कोपी और साइटोलॉजी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइटोलॉजी की जांच अगर यूरिन की करते हैं तो उससे हम कैंसर के बारे में भी पता लगा सकते हैं, उसमें भी इन्फेक्शन के बारे में उसमें भी पता लगा सकते हैं, साथ में कैंसर के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं उन जांचों में। लो वैरायटी ऑफ रेंजेस को लेके हम बात कर सकते हैं। इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक अलग अलग चीज़ों का पता लगा सकते हैं, उसके लिए यूरिन की अलग अलग जांचें होती हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर विपिन परिहार जी ने हमें यूरिन की जांच के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। डॉक्टर विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये भी एक नई जांच है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो जागरूकता के लिए चला रहे हैं, तो जागरूक बने लेकिन डॉक्टर ना बने। जब भी आपको किसी भी तरह की बीमारी होती है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में या आपका जो भी डॉक्टर है उनसे मिलें, उनसे सलाह लें और फिर उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जांच के साथ, एक नई जांच की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।